आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। हमने पार्ट 1 में क्या देखा था, डिटेल में देखा था, डेफिनेशन समझी थी, ब्रीथिंग समझा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है, रेस्पिरेटरी पार्ट क्या होता है और कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है। फिर हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी देख लिए थे, ठीक है। अब हमने क्या क्या देखा था कि वो चारों तरफ से कैसे बना होता है, वेंट्रली, डोर्सली, लेटरली, याद करो, ठीक है। पूरा थोरेसिक चंबक कैसे बना होता है हमने वो भी डिटेल में देखा। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले पार्ट 1 देखना। हमने डिटेल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़े थे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हो रहा था, कहाँ पे एंड हो रहा था, एल्वियोलाई पे एंड हो रहा था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो पहले वो देखना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस। अब इसमें ब्रीथिंग में क्या होता है, 2 स्टेज होते हैं, यानी हम सांस लेते हो तो उसमें 2 स्टेज होते हैं। फर्स्ट है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, सांस अंदर लेना। इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। उसका मतलब क्या होगा इंस्पायरेशन का, यानी एटमॉस्फेयर, ऑफकोर्स हमारे आजू में जो एटमॉस्फेयर है उसमें से हम वो एयर को अपने अंदर लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। उसको क्या बोलेंगे हम, इंस्पायरेशन, सांस को अंदर लिया। अब हम सांस छोड़ते, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। हमने देखा था रेस्पिरेटरी ऑर्गन में लास्ट क्या था, एल्वियोला, ठीक है। एल्वियोला एयर में क्या होगा, यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम रिलीज आउट करेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। क्लियर। द मूवमेंट ऑफ एयर into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. अब क्या होता है, ये मूवमेंट इन और आउट कैसे हो रहा है, क्या है ना, हम सांस ले रहे छोड़ रहे, उसमें भी कुछ तो होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट होता है। अब हमको प्रेशर ग्रेडियंट समझना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर आपने ध्यान से सुना तो आपको ईजिली आ जाएगा, ठीक है। चलो, इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग। अब देखो, जो लंग्स का प्रेशर होगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। याद रखना, लंग्स का प्रेशर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, जो बाहर की हवा का प्रेशर होगा, उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टर्म्स क्लियर है आपको, ठीक है। अब इंस्पिरेशन कब होगा, इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब समझो, मैं आपको पहले सिंपल, आपको समझ नहीं आया होगा, मैं समझाती हूँ। अब देखो, इंस्पिरेशन यानी सांस लेंगे कब। अब आपने ये बात तो सुनी होगी कि जहाँ पे प्रेशर हाई होगा हमेशा हाई से लो में चीज़ जाएगी, ठीक है, हाई से लो में जाएगी। एक जगह, एक आपने समझो 2 जग भरे और वो दोनों जग एक पाइप से कनेक्टेड है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। चलो, ये 2 जग भरे हुए एक पाइप से दोनों कनेक्टेड है, ठीक है, क्लियर। अब इसमें पानी भरा हुआ है फुल और इसमें भरा हुआ है हाफ, तो ऐसा तो नहीं रहेगा, ये पाइप है तो दोनों को इक्वल कर देगी, क्लियर। तो ये ज़्यादा से कम में जाएगा ना पानी, ठीक है। अब यही एग्जाम्पल लेके आप ये समझो, इसमें क्या होगा, इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स। अब जब लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा, किससे कम होगा, एटमॉस्फेयर से कम होगा। ये हमारे लंग्स के अंदर, ये लंग्स है, ठीक है, इसके अंदर प्रेशर कम है, ठीक है, लेस प्रेशर है, और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेशर है, तो एयर कहाँ से कहाँ जाएगी, बाहर से अंदर आएगी, हाई टू लो जाएगी, ठीक है। तो अब इंस्पिरेशन में क्या होगा, बाहर से अंदर आती है। क्लियर, समझ गए आप, फिर से रीड करो। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स। प्रेशर को क्या बोलते हैं लंग्स में, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या होगा, इज लेस देन एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेयर की एयर प्रेशर से कम प्रेशर है लंग्स में, तो लेस हो गया लंग्स और हाई हो गया एयर, तो हाई से लो जाएगी हमेशा एयर, तो इंस्पिरेशन में ये होगा। क्लियर है। देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। लंग्स में नेगेटिव प्रेशर हो गया विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
क्लियर है सबको इतना? ये किसकी बात हुई? इंस्पिरेशन की बात हुई। लंग्स में कम प्रेशर है, एयर में ज़्यादा है, तो एटमॉस्फेरिक एयर में ज़्यादा है, ठीक है, तो बाहर से अंदर आई। अब एक्सपायरेशन में क्या होगा? इससे ऑपोजिट होगा, लंग्स में ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। हम वो समझेंगे कि प्रेशर कैसे बनेगा, ठीक है। तो लंग्स में ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा और एयर में कम रहेगा, एटमॉस्फेरिक एयर में कम रहेगा कंपेयर टू लंग्स। तो क्या होगा? लंग्स में एयर बाहर चली जाएगी, बिकॉज हमेशा हाई टू लो जाता है, ठीक है। क्लियर? चलो समझते हैं। Similarly, expiration take place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. Expiration कब होगा? जब लंग्स में बहुत प्रेशर बढ़ जाएगा और एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेशर कम हो जाएगा। तो एयर कहाँ से कहाँ जाएगी? हाई टू लो, तो लंग्स में से बाहर जाएगी, तो हम सांस छोड़ते, उसको ही हम क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन। क्लियर हो गया सबको? इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। चलो हम आगे पढ़ते हैं। द डायफ्राम, मैंने आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ा है, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि डायफ्राम क्या होता है, ठीक है। एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स। अब देखो ये मसल्स कौन से होते हैं? एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल। अब ये कौन से मसल है आपको समझ आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, आगे की तरफ कौन सा बोन होता है? स्टर्नम। स्टर्नम के आजू बाजू क्या होता है? रिब्स। क्लियर? सबको पता है रिब्स होती है। अब रिब्स के यहाँ पे, ठीक है, रिब्स के एक्सटर्नल पार्ट में और इंटरनल पार्ट में जो मसल होंगे ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अब देखो रिब्स के ऊपर मसल नहीं होते, ठीक है, दो रिब्स के बीच में होते। क्लियर है सबको? चलो, और दो रिब्स के बीच की स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल स्पेस। तो इसलिए इनके मसल्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल। क्लियर? चलो हम आगे बढ़ते हैं। बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। अब हेल्प कौन करता है ऐसे प्रेशर बनाने में कि अभी अंदर लंग्स के अंदर ज़्यादा है और अभी एयर में ज़्यादा है, ऐसे हेल्प कौन करेगा हमारी बॉडी में? तो ये सारे जो मैंने बताया ना, क्या डायफ्राम, मसल्स, ये सब क्या करेंगे? हेल्प करेंगे प्रेशर बनाने, प्रेशर ग्रेडियंट्स बनाने में। अब हम पढ़ते हैं कैसे। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि थोरेसिक चैम्बर क्या होता है, ठीक है। अब देखो सबको पता है, ये ऐसे थोरेसिक चैम्बर ये होगा और ये एब्डोमेन होगा, उसके बीच में क्या होता है? डायफ्राम, ठीक है। क्लियर है सबको? अब जब डायफ्राम का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो थोरेसिक चैम्बर ऐसे बड़ा होगा, ऐसे बड़ा होगा। क्लियर? जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तब थोरेसिक चैम्बर ऐसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर है सबको? क्या बढ़ गया? साइज बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गया। क्लियर है सबको इतना? तो किसकी वजह से हुआ? फर्स्ट स्टेप किसने लिया? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। क्लियर है सबको इतना? द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स एंड द स्टर्नम। अब देखो ये जो मैंने मसल्स बताए थे आपको, ठीक है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ना, वो क्या करेंगे? रिब्स को उठाएंगे और स्टर्नम को वो क्या करेंगे? इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। अब डोर्सोवेंट्रल एक्सिस क्या होती है? डोर्सो यानी पीछे, वेंट्रल यानी आगे। जब स्टर्नम और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तब ये ऐसी पोजीशन में, मैंने दिखा ऐसी में क्या करेगा? इंक्रीज इन वॉल्यूम। क्लियर है सबको इतना? द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक, ओवरऑल हुआ क्या? थोरेसिक चैम्बर बड़ा होगा। जब सांस अंदर आती है, इंस्पिरेशन की बात हो रही है सारी, ठीक है, जब सांस अंदर आती है तो क्या होता है? आप सांस लो, ऐसे जोर से सांस लोगे तो आपका जो चेस्ट एरिया है वो बड़ा होगा, सबको पता है, ठीक है। उसको ही हम क्या बोलते हैं? थोरेसिक चैम्बर में वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। क्लियर? अब वो कब होगा? सिर्फ इंस्पिरेशन के टाइम पे होगा, जब सांस अंदर लोगे सिर्फ तब होगा। एक्सपायरेशन करोगे, सांस छोड़ दो, वापस चेस्ट नॉर्मल रिलैक्स स्टेज पे
आ जाएगी। क्लियर। तो इंस्पिरेशन में आप समझ गए कि क्या होना है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होना है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होना है, ठीक है, और स्टर्नम होना है। इससे क्या होगा, थोरेसिक चैम्बर बड़ा हो जाएगा। जब हम सांस लेंगे अच्छी तरह, बाहर की एयर को अंदर आने देगा। अब एक और लॉजिक है इसमें, देखो मैंने आपको बताया अभी प्रेशर ग्रेडियंट कैसे बनते हैं। तो पहले लंग इतना है, ठीक है, फिर इतना हो गया। चैम्बर सोच लो कि पहले थॉरेक्स इतना है, फिर इतना थॉरेक्स हो गया। तो ऑफ कोर्स इसमें जितना प्रेशर बनेगा इसमें कम बनेगा, बिकॉज एरिया बड़ी हो जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है। सबको इतना पता है, जितनी छोटी एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर। जैसे ही एरिया बड़ी होगी तो प्रेशर कम होता जाएगा। इसीलिए ही इंस्पायरेशन हम कर पाते हैं। हमको इंस्पायरेशन में क्या था, एटमॉस्फेरिक एयर से लंग में कम प्रेशर होता है, इसलिए हाई टू लो एटमॉस्फेरिक एयर इन जाती है, लंग्स के अंदर जाती है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, लंग्स के अंदर कैसे जाएगी एयर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा और लंग्स का कम। तो लंग्स में प्रेशर कम कैसे होगा, थोरेसिक चैम्बर बड़ा हो जाएगा। तो बड़ी चीज़ में प्रेशर कम होता है, सबको पता है, और छोटी चीज़ में प्रेशर ज़्यादा होता है। ऑफकोर्स थोरेसिक चैम्बर बड़ा हो गया, लंग्स भी बड़े हो गए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम। तो बाहर से अंदर ईजिली एयर एंटर कर पाएगी। क्लियर है सबको इतना? आगे बढ़ते हैं हम। ये सब किसकी बात हो रही है, इंस्पिरेशन की बात हो रही है अब तक। The overall increase in the thoracic volume causes similar increase in pulmonary volume. Of course thorax बड़ा होगा तो lungs भी बड़े होंगे, pulmonary area भी बड़ा होगा, ठीक है। An increase in pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure to the, अभी हमने देखा कि of course बड़ा pulmonary volume बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। मैंने आपको समझा दिया अभी। तो इजीली क्या होगा, द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, बाहर से एयर अंदर आ जाएगी इजीली। क्लियर। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजिशन। अब देखो ये इंस्पिरेशन फिनिश हो गया, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन, फिर से डायफ्राम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा और इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेंगे, फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, सब कुछ अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, ये क्या हुआ, फिर से थोरेसिक वॉल्यूम नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, ऑफकोर्स फिर से थोरेसिक चैम्बर छोटा हो गया तो प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा, और प्रेशर हमेशा हाई टू लो जाता है। तो अभी हाई टू बाहर जाएगा एयर, बाहर प्रेशर क्योंकि बढ़ गया, थोरेसिक चैम्बर फिर से छोड़ा, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। तो प्रेशर ग्रेडियंट कैसे बनते हैं आप सब, अगर आपने नहीं समझा फिर से वीडियो देखो, आप समझ जाओगे, ठीक है। कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। चलो अब रीड कर लेते हैं जो एक्सपायरेशन हुआ हमने समझा। क्या देखा हमने कि अब अभी फिर से थोरेसिक चैम्बर छोटा हो गया, दिस लीड्स टू इंक्रीज प्रेशर, तो फिर छोटा आ गया तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ता गया, किससे बढ़ता जाएगा, अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर क्या हो जाएगा, सांस बाहर चली जाएगी क्योंकि हाई टू लो जाती है हमेशा एयर। क्लियर। कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, और बाहर जाने को ही हम क्या बोलते हैं, एयर बाहर जाएगी, एक्सपायरेशन। क्लियर। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल। अब देखो हमारे पास स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमको एब्डोमेन के मसल भी हेल्प करते हैं। क्लियर। अब देखो ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ये काम आएगा आके, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। क्लियर। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड। अब हम कितना वॉल्यूम अंदर ले रहे हैं, कितना बाहर एक्सपायरेशन में छोड़ रहे हैं, वो किससे हम मेज़र कर पाएंगे, तो ए स्पायरोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्लियर। चलो अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। क्लियर है सबको इतना? क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हमने मैकेनिज्म डिटेल में देख लिया, अब हम क्विकली क्या पढ़ लेंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। चलो फर्स्ट टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, 4 वॉल्यूम्स पढ़ेंगे, 4 कैपेसिटी पढ़ेंगे। वॉल्यूम हम 2 वॉल्यूम्स को मिला के क्या बनेगी, 2 वॉल्यूम या उससे ज़्यादा मिला के क्या बनेगी, कैपेसिटीज़। क्लियर। तो 4 वॉल्यूम और 4 कैपेसिटीज़ पढ़ेंगे हम। पहले क्या पढ़ते हैं हम,
टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल आप जैसे सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, सांस ले रहे हो, ठीक है, उसको हम नॉर्मल को बोलेंगे नॉर्मल। उसमें कितना वॉल्यूम होगा? वो वॉल्यूम को हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर जितना हम इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? टाइडल वॉल्यूम। क्लियर? इट इज अप्रॉक्स 500 ml। कितनी होगी? 500 ml होगी। और हमने देखा कि 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं हम? 12 to 16 टाइम्स, कितना भी हो सकता है। तो 500 को 12 से इंटू करो, कितना होगा? 6000 to 8000, ठीक है। 6000 होगा ना, 500 को 12 से इंटू करो। तो 1 मिनट में एक हेल्दी मैन, देखो, ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्स 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। ऐसे हमको हिसाब कैसे लगाना है हमने देखा। 500 को 12 से इंटू कर लिया 16 से, अभी हमने 12 ये वाला ऊपर पढ़ा ना यहाँ पे, ठीक है। अब ये था टाइडल वॉल्यूम। सिंपल, हम कितना इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व नाम से ही पता चल रहा है हमको, ऑन द स्टोर पढ़िए, ठीक है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ठीक है। हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करके कितनी एयर हमारे अंदर रख सकते हैं, यानी फोर्सफुली इंस्पायरेशन करके हम कितनी एयर अंदर लंग्स में रख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो कितनी होती है? 2500 से 3000 ml। क्लियर? अब सेम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुली। अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन करेंगे तो हम हमारे लंग्स से कितना निकाल पाएंगे? 1000 to 1100 ml। हम पूरी की पूरी जितना भी हमारे लंग्स में एयर है हम बाहर नहीं निकाल सकते। मैक्सिमम कितना निकाल पाएंगे? 1000 to 1100। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर? अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम वो होता है जब हम फोर्सफुल एक्सपायर भी करते हैं ना, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया उसके बाद भी हमारे लंग में है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर, इवन आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। आपने फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया तो भी पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। दिस एवरेज 1100 ml to 1200 ml। कितना होगा ये? 1100 ml to 1200 ml। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटीज। कैपेसिटीज क्या होती है? दो वॉल्यूम को मिला के और उससे ज़्यादा मिला के क्या बनेगी? कैपेसिटीज। क्लियर? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, हम नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लो, फिर टोटल वॉल्यूम हमारे लंग्स में इंस्पायर कितना हो सकता है उसको ही हम क्या बोलेंगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने टाइडल वॉल्यूम देखा नॉर्मल में वो प्लस रिजर्व वॉल्यूम कितना था हमारे में वो, यानी IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कैसे बना? नॉर्मल कितना था टाइडल वॉल्यूम में? 500, और इंस्पायरेटरी में जितना था उन दोनों को प्लस करके क्या बन जाएगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और सेम अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में देखें तो कैसे बन जाएगा? टाइडल वॉल्यूम जितना नॉर्मल होता है एक्सपायरेशन वो प्लस ERV जितना रिजर्व होता है वो दोनों मिला के क्या बनेगा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। कितना एक्सपायर कर पाएंगे हम टोटल? नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम और ERV क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टोटल इतना ही एक्सपायर कर पाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? फंक्शनल रेजिडुअलिटी क्या है? जो हमने देखा था ERV तो है ही, ERV। अब पहले बताओ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर, हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया उसके बाद भी हमारे लंग के अंदर क्या क्या बचेगा? अब आपने नॉर्मल रेस्पिरेशन कर दिया, एक्सपायर कर दिया, बाहर लड़ दिया, उसके बाद क्या बचेगा? ERV बचेगा, ठीक है। जो रिजर्व वॉल्यूम है वो बचेगा, और जो रेजिडुअल वॉल्यूम है हम
फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद भी जो बच रहा है वो, उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी। क्लियर। अब वाइटल कैपेसिटी क्या है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। अब फोर्स एक्सपायरेशन करने के बाद कितना ले पाएगा अंदर, क्या क्या ले पाएगा, ठीक है वो। अब पहले से अंदर क्या होगा, ERV होगा, टाइडल वॉल्यूम होगा, और हमने जो फोर्सफुली किया वो भी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल सबको मिला के क्या बोलेंगे, इन सब को मिला के हम क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी। क्लियर। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स इंस्पायरेशन। हमने फोर्स अंदर, फोर्सफुली एयर अंदर ले ली, उसके बाद अंदर कितना बचेगा, ठीक है, क्या क्या पहले तो क्या बचेगा, ERV बचेगा, ठीक है, जो हमने अंदर लिया है, TV मैंने टाइडल वॉल्यूम होगा, और जो रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायरेटी होता है वो, और रेजिडुअल, ये सब बचेगा, ठीक है। तो कैपेसिटीज़ थोड़ी आपको कंफ्यूजन लगी, आप खुद रीड करोगे इजीली आपको समझ आएगा। आई होप आपको वॉल्यूम समझ आए हो, ठीक है। सो आज यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब।